क्या फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट हैं या कुछ और भी? हो सकता है हमारे सोचने के तरीके को बदलने का एक बहुत पावरफुल हथियार। आज हम एक ऐसे ही तर्क को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। एक ऐसा तर्क जो कहता है कि सिनेमा को प्रोपेगेंडा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये तर्क है क्या और ये काम कैसे करता है। तो सवाल यही है, एक मूवी, एक फिल्म आखिर एक हथियार कैसे बन सकती है? मतलब ये सिर्फ एक कहानी ही तो है, राइट? वेल, यही वो सवाल है जो आज के इस पूरे डिस्कशन की जड़ में है। और इसी सवाल के जवाब से हमें समझ आएगा कि कैसे स्टोरी टेलिंग का आर्ट हमारे सोचने के तरीके को बदलने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना, चलिए पहले एक कहानी सुनते हैं। हम एक काल्पनिक मतलब एक हाइपोथेटिकल फिल्म का एग्जाम्पल लेंगे और इसी से देखेंगे कि प्रोपेगेंडा की जो तकनीक है वो असल में काम कैसे करती है। तो चलिए इमेजिन करते हैं एक फिल्म, नाम रख लेते हैं भवंडर। अब इस फिल्म की कहानी क्या है? कहानी है एक इंडियन स्पाई की जिसका मिशन है पाकिस्तान के एक टेररिस्ट नेटवर्क में घुसपैठ करना। अब कहानी में आगे क्या होता है? हमारे जासूस को पता चलता है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बहुत बड़ा अटैक प्लान हो रहा है। वो एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट सीधा प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाता है, जिनका फिल्म में नाम है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। लेकिन इसके बावजूद भी हमला हो जाता है और फिल्म में रियल फुटेज का इस्तेमाल होता है उसे दिखाने के लिए। लेकिन कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो आता है आखिर में, जब उस जासूस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हाथ लगती है जिसमें गोभी को कथित तौर पर इलेक्शन जीतने के लिए आईएसआई के साथ डील करते हुए सुना जा सकता है। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड है। फिल्म शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है। लिखा होता है ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन साथ में एक लाइन और जोड़ दी जाती है, सच्ची घटनाओं से प्रेरित। बस यही वो पॉइंट है जहां देखने वालों के लिए सच और फिक्शन के बीच की लाइन एकदम धुंधली पड़ जाती है। और बस यहीं से जो सोर्स है उसका असली आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। सोर्स का कहना है कि ये जो काल्पनिक फिल्म है ना भवंडर, ये असल में एक आईना है, एक मिरर, जो ये दिखाता है कि रियल वर्ल्ड की फिल्म धुरंधर कथित तौर पे कैसे काम करती है। मतलब सच्ची घटनाओं को फिक्शन के साथ मिलाकर एक खास नैरेटिव बनाना। तो फिर प्रोपेगेंडा का आर्ट है क्या? चलिए अब ये समझते हैं कि सोर्स के मुताबिक वो कौन सी चीज़ है जो किसी प्रोपेगेंडा को इतना इफेक्टिव और इसीलिए इतना खतरनाक बनाती है। सुजैन सोंटेग का एक कोट है जो इस आर्गुमेंट का बिल्कुल सार है। वो कहती हैं, प्रोपेगेंडा तभी असरदार होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसीलिए एक अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो फिल्म जितनी बढ़िया होगी उसका प्रोपेगेंडा उतना ही डेंजरस हो सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक तरफ होता है बेकार प्रोपेगेंडा, मतलब बहुत ही बुरी तरह से बनाया गया जिसका मैसेज इतना सीधा और लाउड होता है कि उसे कोई भी आसानी से रिजेक्ट कर दे। लेकिन दूसरी तरफ होता है खतरनाक प्रोपेगेंडा। ये कहानी कहने में इतना माहिर होता है, इतना एंगेजिंग होता है कि वो ऑडियंस को पूरी तरह से बांध लेता है और सच और झूठ के बीच का जो फर्क है उसे ही मिटा देता है। अपने इस तर्क को और पुख्ता करने के लिए सोर्स हिस्ट्री से एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देता है। नाजी एरा की फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल। उनकी फिल्मों की जो टेक्निक थी उसकी तारीफ तो आज भी होती है, लेकिन वो फिल्में थीं क्या? हिटलर के लिए प्रोपेगेंडा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे शानदार आर्ट और खतरनाक प्रोपेगेंडा एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं फिल्म धुरंधर के एनालिसिस पर और देखते हैं कि सोर्स के हिसाब से ये फिल्म सच और कल्पना को कैसे मिक्स करती है। तो सबसे पहले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक ये है असली गैंगस्टर रहमान डकैत की मौत की रियल टाइमलाइन। फरवरी 2010 में उसकी पत्नी ने फेक इनकाउंटर का आरोप लगाया। फिर 9 अगस्त को वो एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया और 10 अगस्त को न्यूज़ रिपोर्ट्स ने उसकी मौत और ऑटोप्सी को कंफर्म किया। ये है फैक्ट्स, बिल्कुल क्लियर। लेकिन सोर्स का दावा है कि फिल्म इस सच्ची कहानी में एक फिक्शनल ट्विस्ट डालती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि एक इंडियन सीक्रेट एजेंट रहमान को उसकी मौत से ठीक पहले हॉस्पिटल लेकर आता है। सोर्स ये कहता है कि इस बात को सपोर्ट करने के लिए कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट या कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये जो टेक्निक है ना, ये सिर्फ एक इंसिडेंट तक लिमिटेड नहीं है। सोर्स का आर्ग्यूमेंट है कि ठीक इसी तरह जो रियल लाइफ इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं, उन्हें भी फिल्म में एक अलग ही रंग देकर पेश किया गया है। अब इस नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 11। एक रिपोर्ट के मुताबिक
2019 के पुलवामा अटैक से पहले सरकार को 11 अलग-अलग इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे। ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। और यहीं पर सोर्स का सबसे बड़ा आर्गुमेंट सामने आता है। उनका कहना है कि फिल्म इन रियल इंटेलिजेंस फेलियर्स को लेती है और उन्हें सिर्फ नाकामी या कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें एक सोची समझी देशद्रोही के तौर पर पेश करती है। सोचिए, बस ये एक छोटा सा बदलाव कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अब आते हैं फिल्म की भाषा पर। सोर्स का आरोप है कि फिल्म में एक बहुत ही खास तरह की सांकेतिक भाषा या कहें तो कोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, जिसे डॉग विस्लिंग कहते हैं। तो ये डॉग विस्लिंग है क्या? ये एक ऐसी पॉलिटिकल मैसेजिंग टेक्निक है जिसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जो आम लोगों को तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, लेकिन एक खास टारगेट ग्रुप के लिए उसका एक छिपा हुआ और अक्सर काफी कंट्रोवर्शियल मतलब होता है। सोर्स फिल्म से इसके कुछ कथित एग्जाम्पल्स भी देता है, जैसे कि फिल्म में टेररिस्ट सिर्फ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं। जब कोई विलेन मारा जाता है तो बैकग्राउंड में जय हिंद नहीं, बल्कि संस्कृत का श्लोक अस्तो मा सद्गमय सुनाई देता है। एक कैरेक्टर तो ये तक कहता है कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडियंस ही हैं। सोर्स का तर्क यह है कि ये जो छोटी छोटी दिखने वाली बातें हैं ना, ये सब मिलकर हम बनाम वो यानी अस वर्सेस देम की एक बड़ी कहानी दड़ती है। तो अब इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर आते हैं, और वो सवाल जो सोर्स उठाता है कि जब आर्ट और प्रोपेगेंडा आपस में मिल जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सोर्स के मुताबिक ये जिम्मेदारी 3 ग्रुप्स की है। सबसे पहले फिल्म मेकर, जिन पर प्रोपेगेंडा बनाने का आरोप है। दूसरे एक्टर्स, जिन्हें इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचकर बस अपना काम कर रहे हैं। और तीसरे ऑडियंस। सोर्स ऑडियंस से ये सवाल करता है कि इतनी ज्यादा हिंसा में आखिर एंटरटेनमेंट कैसे ढूंढा जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स इस बात की भी आलोचना करता है कि कैसे फिल्म में वायलेंस को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है। जब रियल लाइफ के खूंखार गैंगस्टर्स को स्क्रीन पर एक कूल हीरो वाला स्वैग दिया जाता है, तो सोर्स का तर्क है कि ये चीज ऑडियंस को असंवेदनशील बना देती है और धीरे धीरे वायलेंस को नॉर्मलाइज कर देती है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ लेता है कि आर्टिस्टिक फ्रीडम यानी कलात्मक स्वतंत्रता की लाइन कहाँ खत्म होती है और प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू होता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे होते, हम असल में किसी के नजरिए से, किसी के लेंस से दुनिया को देख रहे होते हैं।